हेलो दोस्तों, ई गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है फिर से। आज हम लोग क्लास 10 का है ना एक्सरसाइज 1.2 के करीब बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या हमें बेसिक थ्योरम का कॉन्सेप्ट हमको आना चाहिए। उनमें से एक बहुत छोटा सा एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है आपका, और वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आइए पहले ये जानते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, किसे कहते हैं और किस तरह से इसे मैथमेटिक्स में रियल नंबर में इसका इस्तेमाल होगा और यूज़ होगा। आज के लेक्चर में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह से एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे हम लोग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है ना। उसके बाद उस पर बेस्ड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो एक एक कर मैं पहले एनसीईआरटी का प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा और उसके बाद फिर आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन को सॉल्व करना आप लोग के सामने सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो एक सिंपल सा ये लैंग्वेज कह रहा है ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कि जितने भी हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं फ्रेंड्स, उनको हम लोग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। और इनका जो फैक्टराइजेशन होता है वो काफ़ी यूनिक होता है। कैसे यूनिक होता है वो हम लोग थोड़ा देर के बाद देखेंगे। आइए पहले थ्योरी देखते हैं। एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच डी इज़ प्राइम। ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मायने नहीं रखता है कि आप प्राइम फैक्टर्स जो निकाल रहे हैं वो किस एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करते हुए निकाल रहे हैं। आप जैसे भी निकालेंगे प्राइम फैक्टर, आपका रिजल्ट वही आएगा जो प्राइम नंबर जो इनिशियल में था, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे। जैसे इस थ्योरम को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल जब देखेंगे दोस्तों तो आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी, देखते रहिए। जैसे मैंने दिया एक नंबर आपके सामने 105। जब 105 को हम लोग 3 से डिवाइड किए तो 35 बार में कैंसिल हुआ, फिर 5 से डिवाइड किए तो 7 बार में कैंसिल हुआ। तो इनके जो प्राइम फैक्टर हुए दोस्तों वो ये हुआ, है ना, 3, 5, 7, जिसको हम प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब कोई लड़का बोलेगा ना जी सर, अगर हम 3 से नहीं ले जाएंगे तो मेरा मन किया हम 5 से ले जाएं। आप ले जाइए। अगर आप 5 से ले जाते हैं इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग बाई 3, है ना, तो आप देखिए 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 21 में कैंसिल होगा, फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 7 बार में कैंसिल होगा। आप फिर से देखिए आपका जो प्राइम फैक्टर आया 5, 3 और 7, जो कि यहाँ पर भी था 3, 5 और 7। बस प्राइम फैक्टर का अरेंजमेंट क्या हो रहा है, ऑर्डर क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो 3 से ना लगा के, 5 से ना लगा के पहले 7 से डिवाइड करना चाहेंगे। चलिए, अगर 7 से कोई लड़का या लड़की डिवाइड करता है तो ये 15 बार में कैंसिल होगा, फिर 5 बार में ले जाएं तो 3 बार में कैंसिल हो गया। फिर से आप यहाँ पे देखिए, जो हमारा प्राइम फैक्टर आ रहा है ना दोस्तों, वो आ रहा है 7, 5 और 3, और 105 क्या है, कंपोजिट नंबर है। इस कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 105 को अगर हम मान लीजिए कि 5 से ले गए, लेकिन इस केस में आप देखे थे कि जब हम 105 को 5 से ले गए तो 20 आया था, यहाँ भी 20 आया। लेकिन अब यहाँ 3 से ना ले जाके अगर हम 7 से ले जाए तो फिर हमने ऑर्डर को चेंज किया, ठीक है ना। तो 7 × 3, तो अभी भी आप देखिए कि हमारे प्राइम फैक्टर 5, 7, 3 ही है, बस इनका ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो रहा है वो चेंज कर रहा है, ठीक है ना। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही कहता है दोस्तों कि अगर कोई भी आपके सामने कंपोजिट नंबर है, क्या है, कोई भी कंपोजिट नंबर है, तो आप उसको, है ना, एक प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट्स में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। ये मैटर नहीं करता है कि आप किस ऑर्डर में प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं, है ना। सारे केसेस में आपके प्राइम फैक्टर वही निकलेंगे जो पहला केस में, जो सेकंड केस में, जो थर्ड केस में, जो फोर्थ केस में और जो फिफ्थ केस में। तो आपको पूरे अच्छे तरीके से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आ गया होगा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और देखिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि आप जानते हैं कि प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं, है ना, जिनका कॉमन फैक्टर
1 हो और इटसेल्फ हो, लेकिन वह नंबर 1 से ग्रेटर होना चाहिए। तो ऑल नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 एंड आर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, उसको हम लोग क्या बोलते थे? प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर मैंने आपको बताया था कि 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर आपका 11 है, और इस तरह से बढ़ते चल जाते थे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। जबकि कंपोजिट नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था, कंपोजिट नंबर के बारे में आपको ये नॉलेज दी गई थी कि नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 बट नॉट आर प्राइम, लेकिन प्राइम नंबर नहीं हो, ग्रेटर देन 1 हो लेकिन प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर को सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या था फ्रेंड? 4। 4 के बाद चले तो 6 है ना, 6 के बाद चले तो 8, 8 के बाद चले तो 9, फिर 10, फिर आप अब बढ़ते जाइए, है ना। ये सारे के सारे आपके कैसे नंबर हुए दोस्तों? कंपोजिट नंबर। देखिए ये सारे के सारे नेचुरल नंबर ही हैं, लेकिन ये सारे नेचुरल नंबर 1 से तो बड़ा है, ठीक है ना, और कोई भी इसमें से कोई प्राइम नंबर नहीं है। जबकि यहाँ देखिए ये प्राइम नंबर है। तो अगर एक नंबर लिया जाए 2 जो कि एक प्राइम नंबर है, और एक नंबर लिया जाए 4 जो कि एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना, अगर इनका हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 × 1, और इनका करते हैं तो 2 × 2 × 1 लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो अगर आप देखिए, तो अगर इसमें से कॉमन जो फैक्टर है वो क्या है? कॉमन फैक्टर। तो आप कहेंगे कॉमन फैक्टर जो है यहाँ पे, एक तो 2 है और दूसरा ये 1 है, तो हम कहेंगे 2 × 1, ठीक है। इसका कहने का मतलब मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई प्राइम नंबर दिया जाए और कोई कंपोजिट नंबर दिया जाए तो उसमें कुछ ना कुछ फैक्टर हमेशा ऑलवेज़ क्या होगा? कॉमन होगा। ऑलवेज़ क्या होगा? कॉमन होगा, ठीक है ना। और उस कॉमन फैक्टर को आप 2 × 1 टाइम्स करके ऐसे लिख सकते हैं अच्छे से। अब इस पे बेस्ड फ्रेंड्स हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो टोटली बेस्ड होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे, ठीक है ना। आइए एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें। आइए दोस्तों, बेस्ड ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि सर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट और सिंपल तरीका क्या होगा। तो पहले हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि आपके सामने एक प्राइम नंबर है 2 और एक प्राइम नंबर है 3। अगर इसको आपको कहा जाए कि प्राइम फैक्टर में इसको लिखिए, तो आप 2 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 2 × 1। जबकि 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 1। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए SCF जो होगा 2 और 3 का वो क्या आ रहा है, तो आप बोलेंगे यहाँ तो कॉमन सिर्फ 1 है, तो SCF तो इस केस में तो 1 ही होगा, ठीक है। एक नंबर दिया गया कंपोजिट नंबर 4 और एक कंपोजिट नंबर दिया गया 6। अब इसका प्राइम फैक्टर आपको लिखने के लिए कहा जाएगा तो आप क्या लिखेंगे? 2 × 2। जबकि इसका अगर लिखने के लिए कहा जाएगा तो क्या लिखेंगे दोस्तों? 2 × 3। अब अगर इस केस में अगर SCF निकालिएगा तो 2 ऊपर में भी कॉमन है, 2 यहाँ भी है, तो SCF क्या आ गया? 2। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में, ठीक है ना, कोई भी अगर आपका प्राइम नंबर है तो उसमें आप एक चीज़ देख रहे हैं कि प्राइम नंबर के केस में जो हमारा SCF होता है उसमें कॉमन क्या आता है दोस्तों? 1 आता है। लेकिन इन केस ऑफ कंपोजिट नंबर्स अगर हम लोग SCF कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है। तो अगर हम लोग किसी भी नंबर में से, है ना, अगर हम लोग कुछ कॉमन ले रहे हैं, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आप SCF बता रहे हैं, और SCF कहीं ना कहीं किसी नंबर का क्या होता है? फैक्टर होता है। क्या होता है? फैक्टर नहीं। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक तो यही कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, ठीक है ना, आप प्राइम फैक्टर्स के रूप में किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, है ना। तो कंपोजिट नंबर को ही हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं? एग्जैक्टली हम लोग प्राइम नंबर के फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। अगर कोई भी प्राइम नंबर मेरा कॉमन आ जाता है, इसका मतलब SCF लिखें, SCF कॉमन आया, ठीक है, तो हम कह देंगे कि हाँ ये ऐसा हुआ। अब जैसे क्वेश्चन आइए, डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे आइए। एक्सप्लेन, ये है NCERT का क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.2 का। एक्सप्लेन वाई इतना 7 × 11 × 13 + 13
एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो हमें ये एक्सप्लेन करना है कि बताइए कि यह नंबर और यह नंबर कैसे एक कंपोजिट नंबर है। अगर ये कंपोजिट नंबर है तो उसमें से हम लोग एचसीएफ अगर कुछ कॉमन निकालेंगे, ठीक है ना, तो कंपोजिट नंबर में देख लीजिए कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा। जैसे ही कॉमन निकलेगा तो आप बता देंगे कि हाँ ये कंपोजिट नंबर है। जैसे सॉल्यूशन करें इसका हम, सवाल पहला 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। देखिएगा दोस्तों इसमें से और इसमें से ये दो एक्सप्रेशन है प्लस से सेपरेटेड है। तो अगर इनमें से अगर देखिए तो 13 यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी 13 दिख रहा है, इसका मतलब 13 कॉमन है। ठीक है दोस्तों, तो 13 क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो आप जैसे ही 13 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 7 इंटू 11 और इस 13 की जगह पे 1, ठीक है, और इसको हटा दीजिए और यहाँ पर भी 1 आया। अब देखिए तो 13 और ब्रैकेट में क्या आया, 7 इंटू 11 77 और 77 इंटू 1 77 प्लस 1 करेंगे तो 78 आया। ठीक है ना, यहाँ तक बोलिए दोस्तों कोई दिक्कत है? तो आप देखिए कि इस नंबर में से हमने क्या कॉमन निकाला, 13 कॉमन निकाला। जैसे ही अगर किसी भी कंपोजिट नंबर में से अगर आप कुछ कॉमन निकालते हैं तो ये साफ जाहिर हो जाता है कि यह एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है ना, एक बार आप ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, अभी आपने देखा कॉमन लेने के बाद तो यहाँ से ये साफ जाहिर हो जा रहा है कि इस नंबर, ये जो पर्टिकुलर नंबर है इसका कॉमन फैक्टर मोर देन 1 है। नहीं तो आप यहाँ से लिखेंगे क्लियरली इट shows that the given number has more than 2 factors hence it is a composite number। ये क्या होगा दोस्तों, एक कंपोजिट नंबर होगा। एक बार बढ़िया से आप इसको देख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे बात करेंगे दोस्तों। आइए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, आप इस नंबर को पहले लिखिए सॉल्यूशन में, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 5 है और यहाँ क्या कहीं 5 है, तो आप बोल रहे हैं हाँ एग्जैक्टली यहाँ पे 5 है। तो आप 5 कॉमन निकालिए, तो जो बचा वो लिखिए 7 इंटू 6, 5 की जगह पे 5 कॉमन निकाल चुके हैं तो यहाँ 1 बचा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ 5 कॉमन निकल गया दोस्तों, तो क्या बचा। अब आप साहब को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7 6 जा 42, ये 42 हुआ फ्रेंड। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और प्लस का 1। अब आप 42 को 24 से मल्टीप्लाई करके लिखें, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 6 4 10, 8 और 9 और ये 10। तो ये दोस्तों जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया तो आया 1008 और इसमें 1 और जोड़ेंगे तो 5 इंटू 1009। तो आप देख रहे हैं कि आपने कुछ ना कुछ कॉमन निकाला। इसका मतलब गिवन जो नंबर है आपका कंपोजिट नंबर, उसमें से आपका मोर देन 2 फैक्टर है। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दिए कॉमन निकाल के ना, तो आप वापस लिखिएगा क्लियरली इट शोज दैट द गिवन नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर हेंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग टाइप 2 का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि इस एक्सरसाइज से अगर अब क्वेश्चन आएगा तो किस पैटर्न का आएगा। तो ये टाइप 2 में मैंने इसे इंक्लूड किया है। आपको क्वेश्चन इस तरह का पैटर्न का लिखा हुआ मिलेगा, सो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 to the power n
अब यहाँ पे कोई भी कंपोजिट नंबर फ्रेंड हो सकता है, 4 के जगह पे 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, लेकिन ऊपर में पावर n ही रहेगा, जहाँ n क्या है दोस्तों, n इसको हम लोग कहते हैं, इसका मीनिंग होता है n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे दोस्तों, ये n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ जो पावर n है वो कुछ भी हो सकता है ना। इस क्वेश्चन को, अच्छा, कैन नेवर एंड विथ द डिजिट 0। ठीक है, फिर से सवाल को समझिएगा, ठीक है ना, कि सवाल क्या कहा जा रहा है कि सो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 to the power n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कैन नेवर एंड विथ द डिजिट 0। इसका कहने का मतलब है ना कि कोई भी फॉर्म जो इस फॉर्म में लिखा जाए, जहाँ n आपका अगर नेचुरल नंबर है तो n की जगह पे कोई भी आप नेचुरल नंबर पुट करते चले जाएं, कोई भी नंबर नेचुरल नंबर आप पुट करें, है ना, तो वो जो डिजिट आएगा ना, वो कभी भी उसका लास्ट डिजिट जो होगा, अंतिम का डिजिट, वो कभी 0 नहीं होगा। अब इस सवाल को फिर से सॉल्व करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं हम लोग। कोई भी नंबर अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सा नंबर है, वो कौन सा नंबर है ना, जिसका पावर कुछ भी करे तो लास्ट डिजिट 0 आना चाहिए, तो एक लड़का बोलेगा 10 to the power n कर देखिए। तो आइए तो थोड़ा देखें हम लोग। अगर कोई कहा 10 to the power n, ठीक है, अब यहाँ पे अगर n का वैल्यू दोस्तों, इफ़ n इज इक्वल टू 1, अगर आप n का वैल्यू यहाँ 1 रखें तो 10 to the power 1 मतलब क्या आया दोस्तों, 10। अगर n का वैल्यू कोई 2 पुट करेगा तो 10 to the power 2, इसका वैल्यू आएगा 100। कोई कहेगा 10 के पावर 3 रख कर देखिए, और ये सारे पावर हमारे नेचुरल नंबर ही रखेंगे, 0 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 0, तो आप क्या देख रहे हैं कि एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी नंबर एंड तभी 0 से करेगा जब उसका लास्ट डिजिट तो होगा ना फ्रेंड, लास्ट डिजिट, ठीक है ना, वो 0 होना चाहिए, है ना। 10 to the power कोई भी अगर आप बेस लेते हैं, ठीक है ना, तो वो लास्ट डिजिट क्या होगा, है ना, उसका 0 आएगा। एक तो ये केस हुआ, ठीक। अच्छा, अगर मैं 10 का प्राइम फैक्टर निकालूं, अगर 10 का प्राइम फैक्टर निकालूं तो आप बोलेंगे 2 into 5, तो 10 का जो प्राइम फैक्टर आएगा फ्रेंड 2 into 5, ठीक है। अगर 100 का यहाँ पे जो आया, इस 100 का प्राइम फैक्टर निकालिए, तो ये हो गया 50, फिर अगर ले जाएंगे तो 25, और फिर ले जाएंगे तो 5 into 5, तो 100 का प्राइम फैक्टर क्या लिखेंगे, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अगर हम 1000 का प्राइम फैक्टर निकालें तो ये हो गया 500, ये हो गया फिर 250, फिर ये हो गया 125, फिर 5 से ले जाइए तो 5 2 10, 5 5 25, और फिर 5 से ले जाइए। तो आप क्या देख रहे हैं कि 1000 को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 to the power 3 और 5 to the power 3। ध्यान दीजिएगा, एक तो कंडीशन, अगर बेस मेरा 10 है सर और पावर अगर नेचुरल नंबर कोई भी ले लें तो वो पक्का है कि वो नंबर क्या होगा, उसका लास्ट डिजिट एंड करेगा 0 से। दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर हम 10 का, 100 का, 1000 का, 10 का मल्टीपल का अगर प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो एक कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, है ना, कि कोई भी संख्या, कोई भी नंबर एंड तभी 0 से करेगा जब उसका प्राइम फैक्टर में या तो 2 हो या तो 5 हो। कहीं भी 2 और 5 रहेगा तो वो अल्टीमेटली, है ना, उसका लास्ट डिजिट देख रहे हैं आप, 0 बनेगा ही बनेगा। तो आपको एक बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया गया कि कोई भी नंबर जो पावर के फॉर्म में लिखा हो, जहाँ पावर आपका अगर नेचुरल नंबर है तो वो ऑलवेज एंड करेगा 0 से इफ़ द बेस इज़ 10, ठीक है ना, और द बेस इज़ द मल्टीपल ऑफ 2 and 5 ओनली, फैक्टर्स ऑफ 2 and 5 ओनली, ठीक है ना। तो अगर एक 2 को अगर एक 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी 10 आएगा, अगर 2 to the power 2 को 5 to the power 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी देखिए 100 आएगा, तो उसका लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, एंड कर रहा है 0 से। और अगर 1000 की बात करें तो 2 to the power क्यूब, 5 to the power क्यूब, ठीक है ना। अगर इनको अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो भी लास्ट डिजिट इसका एंड करेगा दोस्तों किससे, 0 से, है ना। अभी और समझते हैं, अभी हम लोग और समझते हैं, आइए, है ना, अभी और समझते हैं, ठीक है।
यहाँ पे लिखेंगे 2 का क्यूब और 5 का क्यूब। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, ये रहा आपका ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप देख रहे हैं डायरेक्टली 0 मिला। अब क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 2 इंटू 5 और इसका पावर 2, पावर कॉमन कर दिए। तो जैसे ही आप पावर कॉमन किए तो देखिए क्या बन गया, 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर क्या है 0। देखिए मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया कि ये जो अगर इस फॉर्मेट पे लिखेंगे, अगर प्राइम फैक्टर मेरा 2 और 5 हो ना, तो हमेशा वो नंबर क्या होगा दोस्तों, एंड करेगा 0 से। कम से कम एटलीस्ट एक 2 और एक 5 तो होना ही चाहिए एज अ फैक्टर के रूप में, ठीक है। अब इसको भी देखिए तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का पावर 3, तो ये हो गया 10 टू द पावर 3। और इसको आप आराम से देखिए तो वापस से 1000 आया या नहीं आया। तो लास्ट डिजिट यहाँ भी 0, लास्ट डिजिट यहाँ भी 0, और लास्ट डिजिट दोस्तों यहाँ भी 0। सवाल उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको पूरे अच्छे से कंसेप्ट दिया है। अब इस सवाल में कोई दमखम नहीं है, आइए सॉल्व करते हैं। है ना, सॉल्यूशन में बात करेंगे फ्रेंड्स। इफ 4 टू द पावर n एंड्स विथ the digit 0, with the digit 0, then it must have 5, 2 and 5 as a common factor। तो वहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए दोस्तों, 2 and 5। नाउ अब आपका जो नंबर गिवन था वो था 4 टू द पावर n। क्या आप किसी भी पॉसिबल तरीके से इसको 2 और 5 का फैक्टर बना सकते हैं, क्या संभव है? आप बोलेंगे नहीं सर, कोई संभव नहीं है। अब देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर स्क्वायर और इसका पावर n, ठीक है। तब यहाँ से आ जाएगा 2 टू द पावर 2n। अब यहाँ देख रहे हैं ना कि यहाँ सिर्फ हमारा जो कॉमन फैक्टर आया है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ 2 आया है, लेकिन 5 का तो अता पता है ही नहीं। जब तक 5 नहीं आएगा सर, उसका लास्ट डिजिट कभी भी 0 से एंड नहीं कर सकता है। हेंस द गिवन नंबर कैन नेवर एंड विथ द डिजिट 0, ठीक है ना। और ये आपका सवाल क्या हो गया दोस्तों, ख़त्म हो गया, ठीक है। और ये हम किसके बेसिस पे बोल पा रहे हैं दोस्तों, तो ये बेसिस पे बोल पा रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बेसिस पे, है ना। क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो प्राइम फैक्टर के रूप में 2 ही है। और सवाल कर रहा है कि नहीं भाई वो नंबर इंड करना चाहिए 0 से, तो एक 5 तो चाहिए ना, लेकिन यहाँ 5 एज अ कॉमन फैक्टर प्रेजेंट ही नहीं है। जब 5 एज अ कॉमन फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब कि वी नो दैट फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दैट ईच कंपोजिट नंबर हैज़ अ यूनिक प्राइम फैक्टर, हेंस द गिवन नंबर कैन नेवर एंड्स विद द डिजिट 0। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग टाइप 3 की बात करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना, फॉर टेकिंग आउट एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग शायद स्टैंडर्ड 5th से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं कि किस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आप किसी भी 2 नंबर या 3 नंबर के बीच में एचसीएफ निकालना सीखे थे। फिर से हम लोग को 10th में यही पढ़ना है। तो आइए हम लोग देखते हैं, 2 एग्जाम्पल मैंने लिया है और इस 2 एग्जाम्पल से उम्मीद करूंगा कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप 126 लिखिए, सीढ़ी बनाइए और डिवाइड करना शुरू कीजिए। सबसे छोटा प्राइम नंबर से स्टार्ट कीजिएगा, याद रखिएगा। इन केस
अगर 2 से नहीं डिवाइड हो पाएगा तब हम लोग 3 से करेंगे, 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा तो 4 से करेंगे, 4 से नहीं करेंगे तो फिर 5 से करेंगे, और इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 6 12 और 2 3 जा 6। फिर देखिए 7 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, लेकिन हम लोग 3 से ले जाएंगे, छोटा से, ये सुटेबल रहता है। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 7 जा, और अब तो कट नहीं रहा है, छोड़ दीजिए। यहाँ ये 156 है ना। फिर 2 से ले जाइए, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से ले जाइए, 2 3 जा 6, 2 9 जा, और फिर देखिए 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो अब आप आराम से 2 मेथड बताऊंगा, दोनों मेथड आप देखिएगा, जो अच्छा लगे वो उतार लीजिएगा। मेथड 1, आप जो भी मेरा है ना नंबर था उसका जो फैक्टर आया ना, उसको सिंपली आप मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखिए। 156 आया, 2 × 2 × 3 × 30। अब आपका SCF ऑफ 126 एंड 156 बराबर SCF निकालना है। तो SCF मतलब जानते हैं ना आप लोग कि ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा वही आपका SCF कहलाएगा। इसका एक और नाम है, ये तो हो गया SCF के लिए, इसका एक और नाम है दोस्तों GCD, है ना। इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो दोनों एक ही नाम है ना, वही चीज़ है, बस नाम अलग अलग है। तो GCD मतलब भी होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। GCD हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बोल लीजिए, या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलिए। अब ध्यान से देखिए कि मेरा 2 यहाँ कॉमन है और 2 यहाँ कॉमन है, तो एक 2 बाहर निकला। फिर आप क्या देख रहे हैं कि 2 यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन ऊपर में अब कहीं 2 प्रेजेंट नहीं है, तो आप 2 नहीं लेंगे। अब 3 देखिए यहाँ कॉमन है, तो 3 यहाँ भी कॉमन है, तो 3 भी कॉमन है। लेकिन अब यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 7 है तो यहाँ 7 नहीं, यहाँ 13 है तो ऊपर में 13 नहीं है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हुआ दोस्तों वो 6 हुआ, और यही आपका रिक्वायर्ड SCF हुआ। एक तरीका ये था। ठीक है, मेथड 2 ध्यान से देखिएगा। 126 जो भी आपके कॉमन फैक्टर रिपीट हो रहे हैं ना, उनको पावर के फॉर्म में लिखिए। तो 2 × 3 का स्क्वायर × 7, और 156 को भी लिखिए, है ना। तो 2 2 बार रिपीट हुआ इसलिए इसको पावर के फॉर्म में लिखिए, और जो नहीं रिपीट हुआ है सिंगल टाइम से उसको सिंगल टाइम लिखिए। अब आप फिर से लिखेंगे देयरफॉर SCF ऑफ 126 एंड 156 बराबर। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, जब भी आप अगर किसी भी फैक्टर्स को, प्राइम फैक्टर्स को अगर आप पावर के रूप में लिखते हैं तो ये बहुत बेस्ट मेथड होता है, और इसमें भूल चूक होने का कोई गलती नहीं होता है, इस खासकर पावर वाला फॉर्म में। अगर आप फैक्टर को, प्राइम फैक्टर को पावर के रूप में लिखते हैं तो देखिए, अगर आपको SCF निकालना है तो आप ध्यान लीजिएगा कि जो मिनिमम पावर वाला होगा वही लेंगे। याद रखिएगा, हाईएस्ट में हम लोग मिनिमम पावर लेते हैं जो कॉमन हो, जबकि LCM में जो मैक्सिमम पावर होगा कॉमन वो लेंगे। तो आप यहाँ देखिए 2 यहाँ एक बार है और 2 यहाँ 2 बार है, किसी नंबर के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 है। तो यहाँ बताइए 2 यहाँ एक बार है, 2 यहाँ 2 बार है, तो 2 का मिनिमम पावर कितना है? एक ही बार। तो आप एक 2 को यहाँ लिखिए। ठीक है, अच्छा 3 को देखिए, तो 3 का मिनिमम पावर यहाँ 2 है और 3 का मिनिमम पावर यहाँ 1 है, तो 3 का मिनिमम पावर लेना है। और यहाँ 7 है, अच्छा यहाँ 13 था ना, यहाँ 13 था। ठीक है, अब यहाँ कोई भी कॉमन तो है ही नहीं, तो जो कॉमन रहेगा ना फ्रेंड, उसमें से आपको बस मिनिमम पावर वाला छांट लेना है। ठीक है ना, और ये बेस्ट मेथड है ना, दिस इज़ बेस्ट मेथड। क्योंकि क्लास 10th में हम लोग को ये बच्चों वाली हरकत नहीं करना है। ठीक है ना, हम लोग इस स्टैंडर्ड फॉर्म को अपनाएंगे, और एग्ज़ाम में भी आएगा तो हम कोशिश यही करेंगे कि इस फॉर्म में लिखें, जो मिनिमम पावर कॉमन है, कॉमन में मिनिमम पावर को बस छांटते जाइए, वही आपका SCF हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपका नंबर है 612, तो आप 612 लिखिए और फिर इसको डिवाइड करना शुरू कीजिए। तो 2 से जाएगा ना, क्योंकि अंतिम डिजिट 2 है,
तो 2 3 या 6, ठीक है ना। अब यहाँ पे है ना 6 नहीं कर देंगे फ्रेंड, नहीं तो 36 दूनी 72 72 ही होता है, यहाँ 612 है, ठीक है ना। तो आप 0 देंगे और तब लगाएंगे 6, अब फिर इसको 2 से ले जाइए, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, ठीक है। अब देखिए 3 से जा रहा है, 3 से ले जाइए, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, अभी भी 3 से जा रहा है फ्रेंड, 5 और 1 6, सम अगर 6 आता है, सम अगर 3 का मल्टीपल आता है तो वो 3 से कटता है ना, तो 3 1 जा 3, 3 7 जा, तो अब ये लास्ट हो गया 17, किसी प्राइम नंबर है, छोड़ देंगे। अब है आपका 1 3 1 4, याद रखिएगा ये नंबर है 1 3 1 4, इसको आप डिवाइड कीजिए, तो अगर 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14। अब देखिए कि ये नंबर 2 से कभी नहीं कटेगा, 3 से चेक करते हैं, तो डिजिट का सम कीजिए, 6 5 11, 11 7 18, क्या 3 के टेबल में 18 आता है, आपने बोला हाँ, तो इसका मतलब ये डेफिनेटली 3 से डिवाइड होगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। अब देखिए क्या फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो सम कीजिए डिजिट का सम, 2 और 1 3, 3 में अगर 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12, क्या 3 के टेबल में 12 आता है ना, तो ये कटेगा, 3 7 जा 3 3 जा। अब ये 73 एक प्राइम नंबर है दोस्तों, डिवीज़न स्टॉप हो गया। अब आप आराम से मेथड 1 देखें, 612 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 और 1314 का प्राइम फैक्टर क्या आया, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 73, तो SCF जो हो गया 612 एंड 1314 का। यहाँ देखिए 2 और 2, एक बार 2 लिखेंगे, फिर यहाँ 2 है लेकिन 2 कहीं नहीं है, नीचे में 2 कहीं नहीं प्रेजेंट है, 2 तो 2 कॉमन नहीं होगा। 3 यहाँ है तो 3 यहाँ भी है एक बार, तो 3 भी लिए, फिर से यहाँ 3 है तो नीचे में भी एक 3 है, तो फिर से 3 कॉमन। यहाँ 17 है लेकिन यहाँ 73 है दोस्तों, है ना, देखिएगा ये 73, फिर से एक बार चेक कीजिए, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, तो एक 2 आया, यहाँ 2 है तो और कहीं 2 नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं हुआ। 3 यहाँ है तो 3 यहाँ, इसलिए एक बार 3 लिखें, फिर यहाँ 3 है तो फिर यहाँ 3 लिखें, और अब कुछ कॉमन नहीं था, तो आपका जो SCF आया दोस्तों 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। ये था मेथड 1। अब यहीं पे हम मेथड 2 एक बार फिर से बच्चों ध्यान से समझिएगा। 6 1 2 इसका पावर के रूप में लिखिए, 2 2 बार आया है तो 2 टू द पावर 2, 3 भी 2 बार आया है तो 3 का स्क्वायर, और 17 एक ही बार आया है। जबकि वहाँ देखिए तो 1 3 1 4 का क्या लिखेंगे, 2 एक ही बार आया है, 3 2 बार आया है, और 73 एक ही बार आया है। तो देयरफॉर यहाँ पे दोस्तों SCF हो जाएगा 612 एंड 1314 इज इक्वल टू, आपको क्या बोले थे हम कि जो कॉमन होगा ना उसका मिनिमम पावर, तो यहाँ पे 2 एक बार है और यहाँ पे 2 2 बार है, तो हम लोग मिनिमम पावर वाला लेंगे 2 एक बार वाला। यहाँ 3 2 बार है, यहाँ भी 3 2 बार है, तो 3 तो स्क्वायर कॉमन ही है दोनों में, है ना, क्योंकि पावर दोनों का सेम है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, इसलिए कॉमन हो गया 3 का स्क्वायर। और अब देखिए सवाल ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये आपका 18 यहाँ भी आया, 18 यहाँ भी आया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर आपको मेरा मेहनत अच्छा लग रहा हो तो आप ज़रूर ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, और जितना हो सके अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रेंड्स लोगों के सर्किल में शेयर करें। बताएं उन्हें ई गुरुकुल एकेडमी में मैं पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा और पूरी ईमानदारी से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना दोस्तों, है ना। तो अगर अच्छा लगे तो एक थम्स अप ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे है ना मेरा मोटिवेशन बढ़ता जाए और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करता रहूं आपके आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।